बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से तमाम ख़वातीन हज़रात को खुश आमदेद। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो आपकी खिदमत में पेश है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आज का टॉपिक है अपरेंट पावर, ट्रू पावर और पावर कंजप्शन और इनका आपस में रिलेशनशिप। आगे बढ़ने से पहले मेरी गुजारिश ये है कि आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें। आखिर में वीडियो के आखिर में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा दूसरों के साथ, ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। चलिए जनाब, वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पावर कंजम्पशन क्या होती है, फिर पावर कंजम्पशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसका फार्मूला क्या है, फिर किलोवाट आवर कैसे बनाए जाते हैं, कैसे कैलकुलेट होते हैं ये, नेसेसरी इलेक्ट्रिकल टर्म्स क्या हैं। आपने देखा होगा मुख्तलिफ अप्लाइंसेस जो हैं उनके ऊपर एक लेबल लगा होता है, उस पर बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं, उनको मैं एक्सप्लेन करूँगा। और फिर इजी और रफ़ कैलकुलेशन आपको बताऊँगा, सिंपलेस्ट जो है डेफिनेशन भी आपको बताऊँगा अपरेंट पावर और ट्रू पावर की। तो पावर कंजम्पशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन आपने देखा होगा, ऐसे बड़े बड़े खंभे लगे होते हैं और इनके ऊपर लिखा होता है 132 kVA या 11,000 kVA। तो ये kVA जो है बेसिकली ये अपरेंट पावर होती है, ये ट्रू पावर नहीं होती। ट्रू पावर वाट्स में होती है। तो बहरहाल ये मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। फ़िलहाल आप ये देखें कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होती है और ग्रिड स्टेशन ऐसे होते हैं। ये देखें, ये पीछे ग्रिड स्टेशन भी बना हुआ है। व्हाट इज़ पावर कंजम्पशन? पावर कंजम्पशन है क्या चीज़? इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पावर कंजम्पशन रेफर्स टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ये कितनी कंज्यूम होती है और कितने टाइम में होती है, ये असल चीज़ है। आप देखिए, एक वॉशिंग मशीन चलाते हैं, मैं एक आपको मिसाल देता हूँ। आप एक वॉशिंग मशीन चलाते हैं तो वॉशिंग मशीन की एक तो अपनी पावर कंजम्पशन है, उसकी एनर्जी कंजम्पशन है, और दूसरा आप उसको कितने घंटे चलाते हैं, इस पर डिपेंड करेगा कि कितने किलोवाट आवर बनते हैं, कंजम्पशन बन हुई है पावर की। पावर कंजम्पशन यूजुअली मेड इन द यूनिट्स ऑफ वाट्स, वाट्स में या किलोवाट्स में आमतौर पर ये मेयर करते हैं हम। पावर कंजम्पशन की बात कर रहा हूँ, पावर कंजम्पशन वाट्स में या किलोवाट्स में। और पावर कंजम्पशन फार्मूला जो है वो ये है, किलोवाट आवर। ये देखिए किलोवाट आवर, इसको अगर आप ये वाला फार्मूला की बात कर रहा हूँ, किलोवाट आवर बराबर है वाट्स यानी पावर कंज्यूम्ड इनटू टाइम इन आवर्स, कितने घंटे आपने वो पावर कंज्यूम किया है, डिवाइडेड बाई 1000। तो ये किलोवाट आवर बन जाएंगे। और ये किलोवाट आवर जो है, 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट बिजली का कंज्यूम करता है। जब हम कहते हैं बिजली का 1 यूनिट कंज्यूम हुआ है, उसका मतलब होता है 1 किलोवाट आवर हैज़ बिन कंज्यूम्ड। चलिए जनाब, मुझे उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। किलोवाट आवर, मज़ीद इसको एक्सप्लेन करता हूँ। 1 किलोवाट आवर बराबर है 1000 वाट्स कंजम्पशन इन 1 आवर। 1 घंटे में अगर आप 1000 वाट्स कंज्यूम करते हैं तो ये 1 किलोवाट आवर कंजम्पशन बनेगी। दोबारा से फ़र्ज़ कर लें आप एक आयरन जो है वो इस्तेमाल करते हैं, वो 1000 वाट की होती है, पावर कंजम्पशन उसकी 1000 वाट होती है। जो नेशनल का आयरन जो है आजकल इस्तेमाल होता है, पैनासोनिक का। तो ये 1000 वाट अगर आप 1 घंटे के लिए इस्तेमाल करते हैं तो 1 किलोवाट आवर बन जाएगा, और अगर आप 2 घंटे के लिए इस्तेमाल करते हैं तो 2 किलोवाट आवर बन जाएगा। 2 यूनिट बिजली के कंज्यूम हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल
you expend 1 unit or 1 kilowatt hour of electricity if you use 1000 watts for 1000 watts या 1 किलोवाट फॉर 1 आवर। ठीक हो गया जी। इसका फार्मूला वही है, किलोवाट आवर इज इक्वल टू वाट्स मल्टीप्लाइड बाई टाइम इन आवर्स डिवाइडेड बाई 1000। यहाँ पर एक मिसाल आपको देता हूँ। वन अप्लायंस कंज्यूम्स 250 वाट्स फॉर 20 आवर्स। एक मशीन है जो आपने चलाई है वो कंज्यूम करती है 250 वाट, और ये मशीन आपने चलाई है 20 घंटे के लिए, यानी 250 वाट जो मशीन कंज्यूम करती थी उसको आपने 20 घंटे चलाया है। तो अब किलोवाट आवर कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, 250 ये वाला जो है 250 वाट्स इनटू 20, ये जो घंटे हैं टाइम जो है वाट्स मल्टीप्लाइड बाई टाइम, ये जैसे ये फार्मूला लिखा हुआ ऊपर। तो 250 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 1000, तो 250 इंटू 20 हो गया 5000 डिवाइडेड बाई 1000, ये हो गया 5 किलोवाट आवर, यानी 5 यूनिट बिजली के कंज्यूम हो गए। तो उम्मीद है इस मिसाल से आप क्लियर हो गया होगा आपको। फिर कुछ इलेक्ट्रिकल टर्म्स होती हैं। ये एक रेफ्रिजरेटर के ऊपर ये एक लेबल लगा हुआ है, रेफ्रिजरेटर के ऊपर से ये लेबल मैंने चुराया है, वहाँ से मैंने ये कॉपी किया है सिर्फ आपको समझाने के लिए। ये प्रोडक्ट नंबर है, ये कंपनी का इस्तेमाल का है। प्रोडक्ट कोड है, ये भी कंपनी के इस्तेमाल का है जिसने ये बनाया है। मॉडल, ये मॉडल है जिससे इसको पहचानते हैं कि ये कौन सा रेफ्रिजरेटर है। क्लास इसकी ये है SN-T टाइप 1 टाइप आई। टोटल ग्रॉस वॉल्यूम, यानी टोटल वॉल्यूम क्या है उसका 335 लीटर। आपको पता है फ्रिज का वॉल्यूम जो है वो लीटर्स में नापते हैं, तो ये 335 लीटर्स जो है और उसका फ्रिज है। इसका फ्रिज कंपार्टमेंट जो है उसका नेट वॉल्यूम जो है वो 221 लीटर है। ये फ्रिज कंपार्टमेंट का, जो कि आमतौर पर नीचे होता है और फ्रीज़र पोर्शन ऊपर होता है। फ्रीज़र कंपार्टमेंट नेट वॉल्यूम 69 लीटर। ठीक हो गया, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो इसके वोल्टेज 220-240 वोल्ट। इस आमतौर पर इसके आगे AC भी लिखा होता है, AC यानी अल्टरनेटिंग करंट। लेकिन अगर नहीं भी लिखा हुआ तो नीचे फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, अगर फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है तो इसका मतलब है ये AC है। तो 220-240 वोल्ट तक आप इसको दे सकते हैं और 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पे इसको चला सकते हैं आप। वाटेज 130 वाट। इसकी पावर कंजम्पशन जो है वो 130 वाट है। ये मैंने रेड में इसलिए किया है कि हम पावर कंजम्पशन पे ही ये वीडियो में बना रहा हूँ। करंट 1.25 एम्पियर ड्रा करता है ये। फिर डिफ्रॉस्ट पावर, जब ये डिफ्रॉस्टिंग पे जाता है ये रेफ्रिजरेटर तो उस वक्त 150 वाट कंज्यूम करता है। ठीक हो गया। रेफ्रिजरेंट टाइप, इसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट गैस है वो R600A है। और रेफ्रिजरेंट चार्ज, कितनी गैस इसके अंदर चार्ज होनी है, 50 ग्राम, 50 ग्राम इसके अंदर चार्ज होनी है गैस। ठीक है, R600A चार्ज होना है, 50 ग्राम चार्ज होना है। कंजर्वेशन टाइम फ्रॉम पावर फेलवर, यानी कितनी देर तक ये कंजर्व रह सकती है, वो है 15 आवर्स। 15 आवर्स तक अगर आप इसको फ्रिज को नहीं खोलते हैं तो ये टेम्परेचर मेंटेन रखेगा। वी नीड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एनर्जी एंड पावर। एनर्जी जो है ये जैसे ये 220-240 वोल्ट एनर्जी है। ठीक है, 130 वाट पावर कंजम्पशन जो है ये पावर है। तो पावर इज़ एनर्जी कंजम्पशन पर यूनिट टाइम। अगर पर टाइम के साथ अगर है तो ये पावर है, और अगर टाइम के साथ नहीं है फिर ये एनर्जी है।
हीट जनरेशन डिपेंड्स ऑन द पावर कंजप्शन। हीट जनरेशन या हीट डिसिपेशन ये डिपेंड करता है पावर कंजम्पशन पर। आपने देखा जब पावर कंज्यूम कहीं होती है तो चीज़ गर्म होती है, वहाँ इसलिए गर्म होती है कि वहाँ हीट डिसिपेशन होती है। बैटरी लाइफ ऑन द अदर हैंड डिपेंड्स ऑन द एनर्जी कंजम्पशन। एनर्जी कंजम्पशन पर बैटरी की लाइफ होती है वीए में होती है ये। इसीलिए जनरेटर्स हों या इस किस्म के और पावर प्रोड्यूसिंग इक्विपमेंट हो तो वो वीए या केवीए में रेटेड होता है। मतलब ये अगर हम जनरेटर ख़रीदते हैं तो हम कहते हैं जी 2 केवीए का जनरेटर दे दें। हम ये कभी भी नहीं कहते कि 2000 वाट का जनरेटर दे दें। आगे बढ़ते हैं, वीए एंड वाट्स ये ले आ गया जनाब। अपरेंट पावर इज़ द टोटल पावर दैट्स अवेलेबल। इसकी मिसाल मैं देता हूँ। मेरे पास एक जनरेटर है, वो 2 केवीए का है, यानी 2 केवीए प्रोड्यूस कर सकता है, या वो प्रोड्यूस कर सकता है भी कहूँगा मैं। अब उस पर हमने जो लोड कनेक्ट किया हुआ है वो मैंने किया हुआ है 1 किलोवाट का। तो पावर कंजम्पशन जो है वो 1 किलोवाट है, हालांकि मेरे पास कैपेसिटी जो है वो 2 केवीए की है। तो ये 2 केवीए जो है ये अपरेंट पावर है, और 1 किलोवाट जो मैंने लोड लगाया हुआ है उसके ऊपर जो एक्चुअल पावर कंजम्पशन है वो ट्रू पावर है। मुझे उम्मीद है आप ये फ़र्क समझ गए होंगे। ट्रू पावर जैसे मोटर है, लाइटें हैं, या कोई और डिवाइस हम चलाते हैं, उसकी जो पावर कंजम्पशन है उसको हम कहते हैं ट्रू पावर। और जो पावर अवेलेबल होती है, जैसे मैंने मिसाल दी कि 2 केवीए का मेरे पास जनरेटर है, लेकिन लोड मेरे पास 1 किलोवाट का है, तो 1 किलोवाट ट्रू पावर है, 2 केवीए अपरेंट पावर है। ठीक हो गया। ट्रू पावर इज़ द रेजिस्टिव पार्ट ऑफ द सर्किट, और अपरेंट पावर जो होती है ये रिएक्टिव पार्ट ऑफ द सर्किट होती है। रिएक्टेंस जो होती है और रेजिस्टेंस जो होती है, और ये वोल्टेज और करंट जब इन फेज़ होते हैं तो ही ये जो है ट्रू पावर बनती है, ट्रू पावर कंज्यूम होती है। ये इन फेज़ होना इनका लाजमी है। ये देखें, ये E मींस वोल्टेज, I मींस करंट। तो ये यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ माइनस साइड में भी इन फेज़ है, पॉजिटिव साइड में भी इन फेज़ है। इन फेज़ से मतलब है वोल्टेज बढ़ते हैं तो करंट भी बढ़ता है, वोल्टेज कम होते हैं करंट भी कम होता है। ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट सिंपल डेफिनेशन, अपरेंट पावर इज़ पावर कैलकुलेटेड एंड ट्रू पावर इज़ पावर कंज्यूम्ड। जैसे मैंने मिसाल दी थी जनरेटर की, बिल्कुल ये सही बात है। कैलकुलेटेड पावर जो है वो अपरेंट पावर होती है, और कंज्यूम्ड पावर जो है वो ट्रू पावर होती है। जनरेटर्स आर मैन्युफैक्चर्ड एंड पावर इज रेटेड इन केवीए। 5 केवीए इज इक्वल टू 4 वाट्स, यानी 500 केवीए इज इक्वल टू 400 किलोवाट्स। ये सिंपल सा फार्मूला है इसके कन्वर्जन का। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप इसको समझ भी गए होंगे। एक मिसाल मैंने आपको और देनी है। वाई फैन स्लोज डाउन ऑन मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर। आजकल इन्वर्टर बहुत इस्तेमाल होते हैं, और इन्वर्टर के ऊपर सीलिंग फ़ैन जो है हमारे, उनकी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है। जब बिजली आती है यानी वापडा की सप्लाई आती है तो उस वक़्त जो है उसकी स्पीड बढ़ जाती है, लेकिन जब इन्वर्टर के ऊपर पंखा ऑन होता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। ये ऐसा क्यों है? ये ऐसा इसलिए है कि साइन वेव जो वापडा प्रोड्यूस करता है, वो साइन वेव जो है उसका डीसी जो इफेक्टिव पावर जो है वो ज़्यादा है, और जो मॉडिफाइड साइन वेव है इसकी इफेक्टिव पावर जो है ये कम है। ठीक हो गया। अब इसके मैं अगर आपको वेवफॉर्म दिखाता, लेकिन मैंने वेवफॉर्म यहाँ लगा नहीं सका मैं, लेकिन दोनों वेवफॉर्म्स जो है, एक प्योर साइन वेव होता है ऐसे, और एक जो है मॉडिफाइड साइन वेव होता है जो कि स्क्वायर वेव की शक्ल में होता है। स्क्वायर वेव पॉजिटिव, थोड़ी देर ज़ीरो, फिर तो स्क्वायर वेव नेगेटिव, फिर थोड़ी देर ज़ीरो। इस तरीके से मॉडिफाइड साइन वेव होता है। जबकि साइन वेव जो है वो प्योर साइन वेव जो है उसकी इफेक्टिव पावर ज़्यादा होती है।
तो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ गए होंगे आप। इसको इस इल्म को फैलाने में मेरी मदद कीजिए, दूसरों तक ये वीडियो पहुंचाइए। चैनल तो अब तक आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है जिन लोगों ने ये वीडियो देख रहे हैं कि वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है, और वीडियो को लाइक भी कर दें। ठीक है, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होती है, उस वक्त तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।